अब साइंस ये नहीं बता पा रही है कि डेथ के बाद में क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं। साइंस ने ये ज़रूर बोला है कि एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। तो ये सेम चीज़ बोली है कि क्रिएट भी नहीं हो सकती है एनर्जी और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है एनर्जी। मतलब हम बस उसको चैनलाइज करते हैं इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम चीज़ ये अभी तक हमने एक्सेप्ट की हुई है साइंस। लेकिन इसके बाद एक स्टेज आएगी, स्टेज नंबर 2। इस स्टेज को बोलते हैं क्राइसिस स्टेज। इस स्टेज में आएगा क्राइसिस, मतलब आप अभी साइंस में बिलीव कर रहे हो, अब इसमें आएगा क्राइसिस। क्राइसिस तब आता है जब जो भी आपकी पैराडाइम है, जो भी जिसकी मिसाल दी जाती है, जैसे साइंस की मिसाल दी जाती है, साइंस का एग्जाम्पल लेकर के सारी चीजें, सब आंसर्स दिए जाते हैं आजकल वर्ल्ड में। अब एक स्टेज आती है क्राइसिस की, जिसमें आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, मतलब साइंस का हवाला देकर के भी आप आंसर नहीं कर सकते। ये सिचुएशन होती है जब आप एक नया पैराडाइम ढूंढ रहे होते हो। दैट इज द स्टेज। आप ढूंढ रहे हो इसमें कि ये तो आधे से ज्यादा आंसर सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो चलो कुछ और ढूंढते हैं जहां से हमारे सभी सवालों का जवाब मिले। तो उसके बाद आती है स्टेज नंबर 3। स्टेज 3 में क्या होगा? स्टेज 3 में अब एक नई पैराडाइम आएगी जो कि आपके ज्यादातर सवालों को सॉल्व कर पाएगी, सेटिस्फाई कर पाएगी। तो इसमें भी मेजॉरिटी आपका सवाल जो भी रहेंगे वो आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे। जैसे कि साइंस में जब हम छोटे थे तो बहुत सारी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं कि पहले ये वाली थ्योरी थी कि एटॉमिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, फिर दूसरी थ्योरी आई, फिर उसके बाद तीसरी आई, तीसरा हाइपोथेसिस आया, बहुत सारे हाइपोथेसिस पढ़ते हैं हम लोग, फिर फाइनल बोलते हैं कि अभी एट प्रेजेंट ये वाला फाइनल है, ये तो गलत बोल रहे थे, है ना, इसमें तो कुछ ना कुछ गलतियां थी। फिर ये पढ़ाई जाता है हमको। सेम चीज है यहाँ पर कि पहले किसी ने बताया तो वो सबने फॉलो किया, लेकिन उसपे एक सिचुएशन आएगी कि और क्वेश्चन उभर के आएंगे, अब वो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएगी ये पैराडाइम। तो अब क्राइसिस आ गया उसमें। तो वो सर्च करेंगे कि कोई और चीज निकाले, तो जब तक नहीं नहीं आएगी तब तक स्टेज 3 नहीं आएगी, अभी सर्चिंग हो रही है। क्योंकि एक बार ढूंढ लिया आपने कि अच्छा ये चीज है, ये चीज आंसर कर रही है कि ऐसा क्यों होता है, ये वर्ल्ड में क्यों होता है, क्यों वॉल्केनोज में वॉल्केनो से लावा निकलता है, क्या रीजन है उसके पीछे कि अर्थक्वेक्स आते हैं सपोज। तो अलग अलग थ्योरीज आई थी, उनमें से एक थ्योरीज यहाँ पर आई। ठीक है। एंड फिर आती है नई पैराडाइम जो मैक्सिमम सवालों को आंसर कर पाती है। तो ये ऐसे पूरा इसका एवोल्यूशन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम की अलग अलग मिसालें देकर के अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, तो यानी इससे यही पता चलता है कि एवरी नॉलेज, हमको जितनी भी नॉलेज है, चाहे वो नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड नॉलेज हो, नेचर में जो हो रहा है उससे भी रिलेटेड हो, सभी चीज प्रोविजनल है, कुछ भी फाइनल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं फ्यूचर में। ये चीज बोली गई। अंडरस्टूड? एनी डाउट? न्यू पैराडाइम जो आई है वो भी तो पूरा ठीक नहीं। हाँ, यही तो बोल रही हूँ मैं। जो नया पैराडाइम आया है, देखो ऐसा हुआ अंश, आपने बोला कि आप वेगनार हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप वेगनार हो, वेगनार ने अपनी एक थ्योरी दी कि ये पूरा जो था ना, एक पैंजिया था, एक पैंथेलाजा था, ठीक है, एक पैंजिया और एक पैंथेलाजा था। तो आपने क्या किया कि पहले ये चीज बता दी कि एक पैंजिया है, एक पैंथेलाजा है, और आपसे फिर दूसरा एक और सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ, ठीक है पैंजिया और पैंथेलाजा तो है, तो ये टूटा क्यों? अगर सब एक जगह था तो आपने बोला कि मतलब यू नो फिर कोई और आपने आंसर किया सपोज, चलो। फिर उसके बाद ये हुआ, ओशन करंट्स पे बात हुई कि कहीं पे जो करंट्स हैं जो आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात हुई, प्लेट मूवमेंट पे बात हुई सपोज। हाँ, तो ये मून की टाइड्स की वजह से होता है, कुछ लोग कोई और रीजन दे रहे थे, ठीक है, उसकी फोर्स से होता है, या पहले मून की टाइड से भी बोला गया था, ठीक है, मून की फोर्स से इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। फिर आगे जाकर के तो यहाँ पर आप आंसर नहीं कर पाए। मान लो आपने कोई आंसर दिया और बाकी सबको वो पसंद नहीं आया आंसर,
तो अब आपसे 2-4 और सवाल पूछ लिए, आपने उनका भी आंसर दिया, तो अब आपको वो भी आपको उन लोगों को वो भी समझ में नहीं आया, सैटिस्फाई नहीं कर पाया उनकी क्यूरियोसिटी को। तो अब वो ढूंढेंगे कि कोई दूसरा लेकर के आओ जो हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाए, ठीक है? तो आपकी एक चीज़ तो ठीक निकली इसमें जो आपने बोली थी, लेकिन बाकी सब तो आंसर नहीं कर पाए क्योंकि आप गलत कर रहे थे, आपकी पैराडाइम पूरी तरीके से सही नहीं थी। हर कोई जो बोलता है वो कंप्लीट झूठ भी नहीं बोलता है, अनलेस कि आपको बोलना हो ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं सच रहता है, ठीक है, जो भी थ्योरीज आप देना चाहते हो। तो सेम इज विथ, अब उसके बाद आगे आएंगे दूसरे एंड वो बोलेंगे कि नहीं, इसकी वजह से नहीं होता, वो प्लेट मूवमेंट्स होती है नीचे, क्योंकि मोल्टन लावा हमारे अर्थ में होता है, और फिर वो मोल्टन लावा भी हमने चेक किया सिस्मोग्राफ से और ये सब चीज़ें, तो पता चली। तो अभी एट प्रेजेंट वो वाला जो पैराडाइम है हमारे मोस्ट ऑफ द आंसर्स सेटिस्फाई करता है। कल को हो सकता है कि कोई ऐसा आ जाए जो उसको भी क्वेश्चन कर दे, तो फिर हम नया पैराडाइम ढूंढेंगे। तो यानी हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमें जो भी चीज पता चलेगी हमेशा वो प्रोविजनल होगी, मतलब देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, ट्रुथ इज ऑलवेज रिलेटिव। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने भी पैराडाइम का जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला ये पैराडाइम भी फाइनल नहीं है, इसके बाद भी एक और पैराडाइम आ सकती है, उसके बाद भी एक और पैराडाइम आ सकती है, देर इज ऑलवेज अ स्कोप की नई पैराडाइम चलती रहेगी। समझे? सो दिस इज अबाउट थॉमस कुन। अब बात करते हैं कार्ल पॉपर की। कार्ल पॉपर, हाँ, यूपीएससी देखो पूछ सकता है। यूपीएससी ने इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसके लिए कवर करने होंगे, वहाँ से कवर कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मॉडर्निज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्ल पॉपर की। अब कार्ल पॉपर को सभी जानते हैं, कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफिकेशन का अपना कॉन्सेप्ट दिया था। फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको किसी भी थ्योरी को जज करना है कि वो थ्योरी जो है वो साइंटिफिक है कि नहीं है। तो कैसे जज करोगे? फॉल्सिफिकेशन से जज करोगे, वेरिफिकेशन से जज नहीं करोगे। मतलब आप किसी भी थ्योरी को कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करें, उसका कितना भी उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो भी वो इनफ नहीं होगा। उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी कि अगर आपने उसे 1000 बार भी सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और सेम ही रिजल्ट आया, तो भी पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार ये फॉल्स हो जाए। मतलब आपने बोला कि जब मैं वाइट कलर को, ठीक है, रेड कलर में मिक्स करता हूँ या करती हूँ तो उससे पिंक बन जाता है, तो 1000 टाइम्स आपने ये समझा। लेकिन हो सकता है कि जब आपने एक बार व्हाइट को जब रेड के साथ में मिक्स किया तो वो येलो बन गया, सपोज। हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रही हूँ कि इनका ये कहना है। कार्ल पॉपर इसीलिए बोलते थे कि हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप गलत हो अगले टाइम पे, इसीलिए आपको अलाउ करना चाहिए हर बार क्वेश्चन करने के लिए, कि किसी भी थ्योरी को साइंटिफिक तब माना जाए जब उसको बार बार क्वेश्चन किया जाए, फॉल्सिफिकेशन ओपन रखना चाहिए। यही रीजन था कि कार्ल पॉपर ने कार्ल मार्क्स, प्लेटो, हेगल, इन सभी को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बताया, क्योंकि ओपन सोसाइटी में कोई भी थ्योरी साइंटिफिक था। देखो, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को बोला था कि मेरी थ्योरी साइंटिफिक है, बाकी सबकी थ्योरी बेकार है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो यूटोपियन यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि बुर्जुआजी क्लास उनका कभी नहीं सुनेगी। उन्होंने बोला कि मेरी थ्योरी साइंटिफिक है, और तो अब आपकी थ्योरी साइंटिफिक है तो आप अलाउ करो ना फॉल्सिफिकेशन के लिए। नहीं किया, क्योंकि कम्युनिज्म एक क्लोज सोसाइटी थी। ऐसे ही प्लेटो में देखेंगे कि प्लेटो बोल रहे थे कि मेरी थ्योरी सबसे सही है, क्योंकि फिलोसोफर किंग जब राजा होता है तो कोई करप्शन नहीं करेगा, सबका वेलफेयर होगा। अगर ऐसा है तो फिलोसोफर किंग भी तो कभी गलती कर सकता है, तो इतना तो अलाउ करो कि लोग उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फॉल्सिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया कि कोई उसमें गलतियां नहीं निकाल सकता है इनकी विजडम में। तो ये हमको देखने को मिलता है कार्ल पॉपर के आइडियाज में भी। तो सभी का आप नाम याद रखेंगे, कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, एंड उसके अलावा डेरिडा, लियोटार्ड, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है। मिशेल फुकोट, मिशेल फुकोट का तो मैंने आपको बताया ही था कि नॉलेज इज अ डिस्कोर्स बोलते हैं वो,
कि नॉलेज भी सच बताने का एक तरीका ही होता है। सच बताने का मतलब जो भी आपको करवाना चाहता है कोई, ठीक है, तो उसको उस तरीके, उस मोल्ड में, उस नॉलेज में मोल्ड करके आपको बताया जाएगा। दैट इज बेसिकली नॉलेज। अब आगे बारी आती है नीचे, नीचे की, ठीक है। आई थिंक इनको यही प्रोनाउंस करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफी टाइम हो गया मुझको, इन लोगों की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। लेट मी सी। नीचे, हाँ, नीचे ही बोलते हैं, ठीक है, नीचे। आई थिंक दैट्स, या आई वाज सेइंग द राइट। हाँ, तो इन्होंने, नाउ ही इज द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। क्यों क्यों इनको फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है? बिकॉज ही सेज दैट गॉड इज डेड। क्या मतलब है इसका, गॉड इज डेड? गॉड इज डेड का मतलब, गॉड किसको मानते थे? प्लेटो को याद करो। प्लेटो गॉड को क्या मानते थे? अल्टीमेट ट्रुथ। कि जो अल्टीमेट आइडिया होता है वो गॉड का आइडिया होता है, जस्टिस का। तो अल्टीमेट आइडिया, अल्टीमेट सच जो होता है वो भगवान होता है, बाकी सब बेकार है। प्लेटो ने इसीलिए परफेक्शन पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आइडिया, हम वो चीज हम अपने वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके जो गॉड के वर्ल्ड में है। लेकिन नीचे ने सबसे पहले ये बोला कि गॉड इज डेड, मतलब अल्टीमेट ट्रुथ कोई भी नहीं है। देयर इज नो अल्टीमेट ट्रुथ, यानी पूरी की पूरी सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी आपको। जितने भी स्कॉलर्स अभी तक हमने पढ़े, जो हमको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो सच्चाई ऐसी है कि मैन ऐसा है, मैन यूटिलिटेरियन है, या मैन रैशनल है, जो जो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर मिसलीडिंग अस, हमको वो बहका रहे हैं। क्योंकि ये जो फिलोसोफर्स हैं ये झूठे हैं सभी, दे आर लायर्स। और सबसे बड़ा लायर कौन है? प्लेटो। प्लेटो इज द बिगेस्ट लायर, ये कहा था इन्होंने। क्यों? क्योंकि प्लेटो ही सबसे ज्यादा गॉड में और अल्टीमेट परफेक्शन में बिलीव करते थे। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि सच एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आप रीजन को अप्लाई करके सच का पता लगा सकते हो। फिलोसोफर किंग क्यों वेलफेयर कर पाएगा? क्योंकि फिलोसोफर किंग के पास में रीजन है, और फिलोसोफर किंग को पता है सब सच, कि भगवान ने क्या आइडिया बनाया है, कि भगवान की क्या मर्जी है, और वही चीज फिलोसोफर किंग अप्लाई करेगा स्टेट पे। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि प्लेटो सबसे बड़े लायर है, प्लेटो सबसे बिगेस्ट लायर है। और प्लेटो लोगों को एक टोटलिटेरियन फिलोसोफर किंग के अंडर में, एक टोटलिटेरियन स्टेट के अंडर में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ प्लेटो को नहीं बोलते वो एनलाइटनमेंट के बारे में भी सेम बोलते हैं। नीचे नीचे का कहना है कि एनलाइटनमेंट पे ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, साइंस का प्रयोग करके, साइंस का यूज करके हायरार्की पे ध्यान दिया जाता है। एक हायरार्की बनाई जाती है कि देखो, लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, और फिर जुडिशरी, और इसकी इंडिपेंडेंसी रहेगी, और ये चेक करके रखेगा इसमें। तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिविटी बना के हमको हमारे दिमाग में डाली, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं इन रियलिटी जुडिशियल जो जजेस होते हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ में बनती ही है, और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ में भी बनती है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है ये। तो वही सेम चीज इन्होंने यही चीज बोली कि एक तो ये जो साइंस को लेकर के बोल रहे हैं ये भी पागल बना रहे हैं, जो गॉड को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट आइडिया प्लेटो जैसे लोग, ये भी पागल बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली सभी लोग झूठे हैं। और ये बोलते हैं कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, नीचे का कॉन्सेप्ट था विल टू पावर। तो याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम थॉमस कुन। एंड विल टू पावर कॉन्सेप्ट कौन देगा? विल टू पावर का कॉन्सेप्ट देंगे नीचे, ये देखिए,
विल टू पावर क्या होता है? विल टू पावर का कॉन्सेप्ट में ये बोलते हैं कि हम सभी के अंदर में पावर को लेकर के एक हमारी इच्छा है कि हमारे पास में पावर होनी चाहिए। और ये जो पावर की इच्छा है हम सभी के अंदर में, यही रीजन है हमारे जो हम एक्शंस लेते हैं, कोई भी एक्शन ले हम पूरी दुनिया में, मतलब कोई भी कभी भी एक्शन ले रहे हो आप, वो इसी वजह से होता है। और पावर का जो हमारे अंदर इच्छा है ना, वो हमारी जीने की इच्छा से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब हमें पावर ज्यादा प्यारी है, लाइफ इतनी प्यारी नहीं है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो नॉलेज हम देने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि क्या सच है, या फिर लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के उनकी नॉलेज लेते हैं, तो उन सभी में पावर का फिनोमिना कहीं ना कहीं आता है। नॉलेज बिना पावर के फिनोमेना के काम नहीं करती है। अगर आपको नॉलेज है, उसमें कहीं ना कहीं पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हो सामने वाले पे। जैसे आप लोग अपने सिबलिंग्स से ज़्यादा समझदार होंगे, छोटे जो आपके सिबलिंग्स होंगे, तो आप उन पे हमेशा डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते होंगे, और आप उनको ये भी बोलते होंगे कि अरे तुमने कितनी ज़िंदगी देखी है, तुमको क्या पता, पता क्या है तुमको अभी ज़िंदगी के बारे में, ऐसा बोला जाता है। तो वो भी एक डिस्कोर्स दे रहे हो आप अपने सिबलिंग्स को, या अपने से जो छोटे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी सेम चीज़ आप डिस्कोर्स दे रहे हो एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो हमारे अंदर लाइफ से ज्यादा जो इच्छा रहती है, वो पावर को लेकर के रहती है। तो जितने भी हम थ्योरीज बिल्ड करते हैं आज, वो सभी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए करते हैं, ताकि हम पावर एक्सरसाइज कर सकें। तो एक कॉन्सेप्ट था इनका विल टू पावर का। तो ये बताते हैं हमको कि हमारे जितने भी हम थ्योरीज या जो भी चीज़ बताएंगे, जो आपको लगता है आप सच बता रहे हो किसी को, आप पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो इन वन वे और अनदर वे। एक कॉन्सेप्ट है इनका विल टू पावर, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका सुपरमैन का कॉन्सेप्ट। सुपरमैन कौन होता है? सुपरमैन होता है जिसके पास में सुपर पावर होती है। सुपर पावर मतलब जिसके पास में पावर बाकी सबसे बहुत ज्यादा पावर होती है, वो सुपरमैन होगा। तो सुपरमैन की जो पावर होगी वो बाकी सबकी पावर से बहुत ज्यादा होगी। पर किस टाइप की पावर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मोरालिटी को चैलेंज करने की। जो चीज आपको मॉरल लगती है, उसको चैलेंज करने की। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की, अपने चॉइस के हिसाब से, वो एबिलिटी होती है सुपर पावर। आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, मोरालिटी आप पे थोप रहे हैं कि तुम बेटे का फर्ज निभाओ, जाके सरकारी नौकरी करो, अपना बिजनेस नहीं खोलना, है ना? सो दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी, जो वो आप पे पावर एक्सरसाइज अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें भी अपनी पावर होती है, एज अ हर किसी इंसान के पास में होती है इनफैक्ट। तो हम भी यही सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करें, हम अपनी मर्जी मुताबिक करेंगे। आपने तो अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ जी ली, हम आपके मुताबिक क्यों लाइफ जिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑलवेज थिंक ऑफ दिस थिंग। तो ये बताते हैं कि सुपरमैन वही होता है जो अपने मुताबिक अपनी लाइफ जीता है, जो दूसरे की पावर्स को अपने ऊपर नहीं चलने देता। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। 95%, अब इन्होंने परसेंटेज नहीं बताई है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो अपने ये मोरालिटी के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस आर प्रिजनर्स ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। हम लोग कैदी हैं उसके। जैसे किसी को अपनी लाइफ को लेकर के कोई डिसीजन लेना था कि आई हैव टू डू दिस, लेकिन आपको अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि आपके पेरेंट्स को बहुत हर्ट होगा, तो आप वो डिसीजन नहीं लेते हो अपनी लाइफ में, और आप सैक्रिफाइस करते हो उसका। तो मेजॉरिटी लोग यही करते हैं आज के टाइम पे। आया समझ?
सो इस टाइप के पावर की बात की गई है। तो दो कॉन्सेप्ट हैं इन्होंने बताए, सुपरमैन का और विल टू पावर का, कि सभी में होती है ये और हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि पावर एक्सरसाइज की जाती है, पावर इज एवरीवेयर, ये वही सेम चीज चलेगी। तो पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स, मैंने आपको रफली एक तैयार किया था आपके लिए बैकग्राउंड, अब उसमें हम आते हैं स्कॉलर्स में। तो स्कॉलर्स में सबसे पहले बताया आपको लियोटार्ड के बारे में। सैक्रिफाइस किया तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि पावर इज एक्सरसाइज्ड एवरीवेयर, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ? आप हार गए ना उनके सामने, उनकी पावर तो एक्सरसाइज हुई। अब पावर इज नॉट अ जीरो सम गेम, और इज इट इज अ जीरो सम गेम? कहीं ना कहीं तो उनका भी नुकसान होगा। आप कहीं ना कहीं अपनी भी चलाओगे तो वो जीरो सम नहीं होगा, और इट कैन बी अ जीरो सम गेम आल्सो। उन्होंने अपना किया, आपने अपना किया, ना उनकी चली ना आपकी चली, आपको घर से निकाल दिया सपोज, कि जाओ हम तुमको अपनी जायदाद में से बेदखल करते हैं। सेम चीज पेरेंट्स तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सैक्रिफाइस जो लोग करते हैं, वहां पर उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही है, ये बता रही हूँ। पावर फिर भी एक्सरसाइज होगी उन पे, अपनी नहीं तो दूसरों की तो एक्सरसाइज जरूर होगी। तो पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स की बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर में आते हैं लियोटार्ड। लियोटार्ड ये बोलते हैं कि हमको दूसरों को नहीं सुनना चाहिए, हमको सिर्फ एक ही स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चलते आज आपके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, टीवीज हैं, जिनके चलते आप इतनी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आपको पता चलती हैं। पहले कहाँ पता चलता था? रिश्तेदारों में से कोई आईएएस बन गया तो उसकी मिसालें दे दे करके आपके पेरेंट्स आपको सुनाएंगे कि अरे देखो उनका लड़का बहुत अच्छा है, बाहर नहीं निकलता, उनकी लड़की अच्छी है, अपनी मम्मा की हेल्प कराती है काम में, तुम तो मतलब काम की नहीं हो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे ये बोलते हैं कि एक स्टोरी मत सुनो। लियोटार्ड का कहना है कि आज के टाइम पे एक स्टोरी पे रिलाई मत करो, हमको सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, हमको मल्टीपल स्टोरी सुननी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे जो लोग इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या बोलते हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल देते हैं लोकल से कि देखो उनका उनका उनकी लड़की थी या उनका लड़का था, उन्होंने मैरिज की, लव मैरिज की, और उसके बाद में उनका अब डिवोर्स हो चुका है, बच्चा उनका लड़की के पास में, और लड़की को छोड़ दिया। तो ये होता है रिजल्ट लव मैरिजेस का। एट द सेम टाइम ऐसी दूसरी स्टोरीज भी अवेलेबल है जहां पर अरेंज मैरिजेस हुई हैं, और उसके बावजूद अरेंज मैरिज में भी सेम चीज हुई और डिवोर्स हो गया। तो किस चीज पे बिलीव किया जाए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन मैटर करता है कि लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज ज्यादा सक्सेसफुल है? और अगर अरेंज ज्यादा सक्सेसफुल है अगर मानोगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर पेरेंट्स की वजह से है वो, क्योंकि पेरेंट्स ये बोलते भी हैं कि कल को अगर हम लोग शादी कराते हैं अरेंज, तो कल को छोड़ के तो नहीं जाएगी, माँ बाप का दबाव दबाव हो जाता है कि नहीं नहीं, मतलब फोर्स करते हैं दोनों पार्टनर्स को कि नहीं साथ में रहो। तो व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज नॉट ट्रुथ, किसी को नहीं पता है। क्या सच है क्या सच नहीं है, लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ये कहते हैं लियोटार्ड कि एक स्टोरी मत सुनो, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं ऐसे। तो हमको वी शुड लिसन टू स्मॉल स्मॉल नरेटिव्स, हमको सिर्फ एक मेटा नरेटिव नहीं सुनना है, हमको बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज पता होनी चाहिए। तो यानी जो सच बताया जाता है वो भी एक तरीके की स्टोरी है, वो भी एक तरीके का ट्रुथ नरेटिव है, वो पूरा सच नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी स्टोरी है। नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, हर चीज एक स्टोरी है। हर लोगों के अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हर किसी के एक तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्शंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। इसीलिए जो आप जिसको थ्योरी मान रही हो वो एक्चुअली में एक स्टोरी है। तो अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी है वो सभी स्टोरीज ही तो पढ़ी है हमने, कि उसके अकॉर्डिंग ये होता है सच, कोई बोलता है ये सच होता है, कोई बोलता है कि स्टेट ऐसे रन करना चाहिए, कोई बोलता है ये ऐसे करना चाहिए। सो सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि मेटा नरेटिव्स पे ध्यान मत दो, स्मॉल नरेटिव्स पे ध्यान दो, डोंट गो फॉर मेटा नरेटिव्स।
स्मॉल नैरेटिव्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप देखोगे, किसी भी एक सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर हो रही है, जैसे इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे थे। तो मेटा नैरेटिव पे मत जाओ कि सारे लोग मिलकर के फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं, स्मॉल नैरेटिव्स पे जाओ, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे आपको नैरेटिव मिलेंगे। दलित का अपना रहेगा, कम्युनिस्ट का अपना रहेगा, ब्रिटिश का अपना रहेगा, और जिन्ना का अपना रहेगा। एट द सेम टाइम अम्बेडकर का अपना नैरेटिव रहेगा। तो सबके अपने अपने नैरेटिव्स होते हैं। ये कहना है किनका, ये कहते हैं लियोटार्ड। स्मॉल नैरेटिव्स में बिलीव कीजिए। ये नैरेटिव्स की बात करते हैं। ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरेटिव्स की स्टोरीज होती हैं सारी, सबकी स्टोरी सुनो, एक एक एंगल से सोच करके अपना डिसीजन मत लो। कितने सारे लोग ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी को जब मारा गया तो अच्छा काम किया नथुराम गोडसे ने, फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत गलत काम किया, महात्मा गांधी ने तो अच्छे काम किए थे। अलग अलग नैरेटिव्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, किस चीज़ को बिलीव किया जाए, किस चीज़ को नहीं बिलीव किया जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आगे आते हैं डेरिडा। डेरिडा ने अपना डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को अगर आपको समझना है तो उसको इंटरप्रेट करने का जो आपका तरीका है, वो आपका तरीका कम से कम 2 बार उस चीज़ को पढ़ो, बार बार पढ़ो उस चीज़ को, मल्टीपल रीडिंग्स होनी चाहिए। ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये जिस तरीके से एक कोई भी चीज़ लिखी गई है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, और आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे। तो हर चीज़ को 2 बार देखो, अलग अलग नज़रियों से देखो, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम पढ़ते हैं एक बारी, वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज आज के ज़माने में इतनी भी डेवलप नहीं हुई है उस एक्सटेंट तक कि आप अपने आप को पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर सको। जो मैं कहना चाह रही हूँ, जिस भी हिसाब से कहना चाह रही हूँ, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वो चीज़ समझ में आए जो मेरे दिमाग में चल रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। तो आई एम यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, लेकिन फिर भी मैं आपको वो चीज़, वो पिक्चर नहीं बता सकती जो पिक्चर मेरे दिमाग में है। मेरी जो दिमाग में पिक्चर बनी है, बिकॉज आई हैव रेड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मेरी पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो पिक्चर कहीं ना कहीं समझ में आए, लेकिन वो पूरी फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज हमारी लैंग्वेज इतनी डेवलप ही नहीं हुई है कि मैं किसी तरीके से जो मेरे ब्रेन में है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ एज इट इज़, उसी मीनिंग के साथ में। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो आप बाद में मुझसे डाउट पूछते हो, क्योंकि वही सेम चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई है, लेकिन आपने उसको किसी और तरीके से लिया। तो हर चीज़ को लेने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ही डिफरेंट होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेसोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव। हाँ, इट इज़ डिफरेंट। ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, आप समझते हो, समझोगे कि वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लेकिन इसमें रहेगा क्या कि मैं आपको फिर भी वो नहीं समझा सकती जो मैं एक्चुअली में चाहती हूँ कि आपको उस तरीके से समझ में आए जिस हिसाब से पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर के मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एग्जाम्पल्स लेकर के, लैंग्वेजेस का यूज़ करके, टेक्निकल वर्ड का यूज़ करके, कि आपको बताया जाए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स का यूज़ करके कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। तो इनका कहना था डेरिडा का कि हमारी जो लैंग्वेज है इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम कम्युनिकेट कर सके पूरी तरीके अपने आप के जो इमोशंस हैं अच्छे से सामने वाले को। ना ही इसकी ज़रूरत है कि हम दैट हम जो बोलना चाहते हैं वही हम बोलें। मान लो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, लेकिन उसकी जगह पे, या मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, जो मुझे समझ में आया, हो सकता है वो आपको समझ ना आए, व्हाट आई मीन टू से।
तो इसका मतलब यही है कि हर एक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, हमें डीकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। हमें डीकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, हर चीज को तोड़ तोड़ के समझो और फिर उसको आपस में कनेक्ट करो, रिकंस्ट्रक्शन करो और ऐसे कंटिन्यू करते रहो। डीकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, बार 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 समझो तो मे बी हो जाएगा। यस, इसीलिए जब रिवीजन होता है तो बोलती हूँ कि 3 से 5 बार रिवीजन करो। पहली बार थोड़ा याद रहता है, फिर ज़्यादा याद रहता है, फिर और क्लैरिटी आती है, फिर एकदम क्लैरिटी आती है और फिर आप सोचते हो कि ये जो क्लैरिटी अब आई है ये पहली बार आ जाती तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अंडरस्टूड? सो वही सेम चीज़ है। तो आज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब चौथी पांचवी बार सुनोगे ये सेम चीज़ तो आपको लगेगा अरे इतना इजी तो था, फर्स्ट टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब बातें समझ में आ रही हैं लेकिन एक सर पैर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इस फिलॉसफी का। दैट्स द थिंग। अब डेरिडा के बाद आते हैं, ये डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि किसी चीज को भी समझना है तो पहले आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। लाइक इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एम एबल टू स्पीक व्हाट आई वांट टू स्पीक। जरूरी नहीं है कि मैं वो बता पाऊँ आपको जो मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। एट द सेम टाइम यू नो it is not even necessary that those with whom I am communicating are able to understand what I mean to say. ये भी नेसेसरी नहीं है कि जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, जो मैं लिटरली में मेरा मतलब है कम्युनिकेट करने का, हो सकता है आप भी ना समझ पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप समझ पाओगे, लेकिन उसको अगर आपको समझना है तो आपको बार बार वो चीज पढ़नी होगी। डिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। रश्मि, हिंदी के नोट्स अभी मैंने रिसेंटली एक शेयर किए हैं ग्रुप में। दिस इज द बैच नंबर 7 ग्रुप एंड यहाँ पर पहले एक बारी आप ज्वाइन कर जाइए, उसके बाद देर इज उमंग एंड प्रंजल, उनसे एक बारी कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो आपको जो सेपरेट हमारा हिंदी का ग्रुप है वहाँ पर आपको ज्वाइन कर देंगे। एंड अभी फ़िलहाल जितने मुझे हिंदी के मिले हैं वो शेयर किए हैं, उसके साथ में मैंने इग्नू के जो हिंदी के नोट्स थे वो शेयर किए हैं आप लोगों के। बैच नंबर 6 में आप लेकिन हिंदी मीडियम में लिख रही हैं पेपर, आपका मीडियम क्या है? हाँ, तो मीडियम हिंदी है तो बैच नंबर 7 पे करिए क्योंकि हिंदी में वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो बैच नंबर 6 मत देखिए, बैच नंबर 6 इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। बैच नंबर 7 का है ये लिंक। अब अगले स्कॉलर है हमारे मिशेल फुको। इनका कहना है, ये डिस्कोर्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कोर्स वर्ड यूज करते हैं और ये बोलते हैं कि किसी भी थ्योरी को समझना है, किसी भी नॉलेज को अगर आपको समझना है तो उसके पीछे का डिस्कोर्स पता करो, मतलब उसके पीछे का आइडिया पता करो कि आइडिया क्या बताने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि वो सच की तरह अपीयर हो। दैट इज अ डिस्कोर्स। तो दैट मीन्स डिस्कोर्स इज द वे ऑफ टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है। नोट्स हिंदी के लिए अभी मैंने जितने प्रोवाइड किए हैं वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प तो मिलेगी, लेकिन कंप्लीट नोट्स देखिए हिंदी के कहीं अवेलेबल नहीं है रश्मि। तो जो नोट्स मैंने अभी कुछ रिसेंटली प्रोवाइड किए थे उससे आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने को मिलेंगी। अब उसके साथ में आपको थोड़ी हिंदी मीडियम की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आप ओपी गौबा फॉलो कर सकते हो, आइडियोलॉजीज के लिए भी ओपी गौबा की बुक आती है हिंदी की, सिर्फ वही फॉलो कीजिए आप लोग। बाकी कोई ऐसा मटेरियल, अब देखो मेरा हिंदी मीडियम नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट, क्योंकि मैं जो नोट्स बता रही हूँ, हाँ इग्नू के भी पढ़ सकते हो लेकिन सेलेक्टिव पढ़नी है। तो इसीलिए पहले क्या रहेगा, पहला आपका फोकस होना चाहिए वीडियोस पे। जो चीज़ मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाई है वही चीज़ आपको बुक से पढ़नी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है ऐसा जो आप लेक्चर के साथ में रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको स्किप कर दो, तो फिर जंप करो और दूसरे टॉपिक पे जाओ, मतलब जो हमारे टॉपिक में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। सेलेक्टिव क्या पढ़ना है? हाँ सेलेक्टिव देखो जो क्लास में पढ़ाया हुआ है ना
वही सेम चीज बुक्स में ढूंढो, वो आपको मिल जाएगी। जो उसके अलावा बुक में अगर कुछ लिखा है तो वो पढ़ना नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इग्नू में भी सेम है, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वही चीज इग्नू के नोट्स में ढूंढो। अगर वो मिल रही है तो वो पढ़ो, नहीं मिल रही है तो उसको स्किप कर दो। कि जैसे कोई ऐसी चीज बताई जो आपने सोचा कि ये तो मैम ने बताया नहीं था क्लास में, तो नहीं बताया था तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं है हमारे लिए। तो मिशेल फुकॉल्ट ने डिस्कोर्स की बात की थी। तो डिस्कोर्स होता क्या है? डिस्कोर्स एक ऐसा आइडिया है जो कि बताया इस तरीके से जाता है कि वो सच की तरह लगे, आपको लगेगा कि ये तो सच बताया जा रहा है। तो इसीलिए मिशेल फुकॉल्ट बोलते हैं कि डिस्कोर्स एक ऐसे सिस्टम ऑफ थॉट की तरह होता है जिसमें आपके आइडियाज, आपके जो एटीट्यूड हैं, जो भी आप एक्शन लेने वाले हो आगे, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, उसको सबको इंक्लूड करके फिर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करता है और वर्ल्ड में बताता है कि इस लैंग्वेज में, कि आप जैसे जी रहे हो, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, जिस वे में आप लिव कर रहे हो, द वे यू आर लिविंग, द वे द वर्ल्ड इज लिविंग, उसको मोल्ड करके वैसे बताएगा डिस्कोर्स। हाँ, ये कर सकते हो, आप इंग्लिश के नोट्स पढ़ सकते हो और टर्मिनोलॉजी आप इग्नू से कर सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एज इट इज़, इनफैक्ट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि मैंने हिंदी में पढ़ा है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैं डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन जो टर्म्स है वो बस ढूंढ लो कहीं से। एक बार टर्म्स तैयार होगी, बाकी तो अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख ही सकते हो, क्योंकि टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आइडिया इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में जो लिखना है। सो मिशेल फुकॉल्ट का कॉन्सेप्ट था डिस्कोर्स का, ये नीचे से खुद इन्फ्लुएंस थे। नीचे ने क्या बोला था? नीचे ने बोला था कि गॉड इज डेड, कि हम लोगों में सभी में पावर को लेकर के, पावर को यूज करने की इच्छा रहती है कि हमारे हाथ में पावर आए। तो जैसे नीचे ने बोला वैसे ही मिशेल फुकॉल्ट भी इसीलिए बोलते हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, सभी रिलेटिव हैं, मतलब स्टोरीज हैं सच की। कोई गॉड नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है। और हमको बेसिकली ट्रुथ हम ढूंढते नहीं है, साइंस हमको सच बताएगी नहीं ढूंढ करके, साइंस बनाती है उस सच को, सोचती है, इमेजिन करती है, हाइपोथेसिस आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में बोल देते हैं कि यही सच है। अगर काम कर गया तो ये सच है, हमने डिस्कवरी कर दी। नहीं किया तो अरे ये तो बहुत स्ट्रेंज चीज है, जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तब तक बोलेंगे तो बहुत स्ट्रेंज है। दिस हैपन्स इन साइंस। तो यानी सब रेजीम्स हैं। नॉलेज कभी भी पावर से अलग नहीं होती, नॉलेज के अंदर में ही पावर है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज जो डोमिनेट होती है उसका यूज करके लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो नीचे यही तो बोलते थे कि नॉलेज इज नेवर फ्री फ्रॉम द फंक्शन ऑफ पावर। जो डिस्कोर्स इस टाइम पे प्रेवलेंट है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। वो ये बताएगा कि वो बंदा डोमिनेंट है जिसका डिस्कोर्स इस टाइम पे प्रेवलेंट होगा। जैसे मिडिवियल टाइम्स में भगवान का डोमिनेंट में था डिस्कोर्स, कि भगवान के बेसिस पे सारी दुनिया चल रही थी मिडिवियल टाइम्स में। तो यानी कौन पावर में था? चर्च फादर्स पावर में थे। सारी पावर किनके पास में थी? जो चर्च के फादर्स थे, चर्च के पास में थी सारी पावर उस टाइम पे। आज के टाइम पे साइंस का यूज किया गया है, और साइंटिस्ट को कौन फंड करता है बताइए? ये जो साइंस साइंस बोलते हैं, साइंटिस्ट को फंड करने वाले हैं कैपिटलिस्ट क्लास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनको लगा के रखते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, प्रूव करके जाते हैं। तो यानी किसका डोमिनेंट है? अगर आज साइंस का डिस्कोर्स चल रहा है, आज कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेट कर रही है। तो सच हमेशा जो मेजोरिटेरियन लोग जिसमें बिलीव करते हैं वहां पर काम करता है, जैसे इलॉन मस्क हो गए। एग्जैक्टली। तो मिशेल फुकॉल्ट का कहना है कि कैसे इन्होंने भी वही चीज बताई कि कैसे सेक्सुअलिटी का भी डिस्कोर्स बनाया गया है आज के टाइम पे, कि होमोसेक्सुअलिटी को पाप माना जाता है, एबनॉर्मल माना जाता है। ये भी एक डिस्कोर्स है तो सब कुछ नेचुरल, कुछ भी सही या गलत नहीं होता।
कुछ भी सही या गलत नहीं होता। पुराने ज़माने में अब वही बात है कि इंडिया में बच्चों को पीटो तो सही और यूएसए में पीटो तो गलत। पुराने ज़माने में भगवान में बिलीव करते थे तो सही, आज नहीं करते हैं तो गलत, या आज नहीं करते हैं तो आज भी सही माना जाता है। कुछ लोग सही मानते हैं इसको भी। आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे लेकिन आप कहीं ना कहीं तक मानोगे थोड़ा बहुत तो। सो दिस इज द थिंग। सो डिस्कोर्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी इन आइडियाज में प्रेजेंट है, इंस्टीट्यूशंस में भी डिस्कोर्सेस हैं। गवर्नमेंट जो है इसी डिस्कोर्स का यूज करती है आपको डिसिप्लिन करने के लिए। अब जैसे कोई इंसान पागल है, समवन इज मैड, तो आप तब तक नहीं मानोगे कि ये इंसान पागल है जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा, साइकेट्रिस्ट नहीं कहेगा कि ये पागल इंसान है। टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा, चेक करने के बाद में सर्टिफिकेट देगा दैट ही इज अ मैड पर्सन। तो साइकेट्रिस्ट पे हम क्यों बिलीव करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास में नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की है साइकोलॉजी की, पढ़ाई करके इनको डिग्री मिली हुई है इस चीज़ की। तो ये अगर किसी को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये पागल इंसान है, तो उस हिसाब से फिर हम मान लेंगे, मेजॉरिटी जनता मान लेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई किया ना इन्होंने, साइंस, मान लिया। अब ऐसा ही सेम चीज होती है कि इस चीज को कितने क्रिमिनल्स होते हैं इसका फायदा उठाते हैं। जिन्होंने क्राइम कमिट किया होता है वो मैड बन जाते हैं कि हम तो पागल हैं, और उसके बेसिस पे उनको जेल में नहीं डाला जाता, रादर मेंटल वार्ड में ऐसे डाल दिया जाता है। तो वहाँ तो उनको फ्रीडम रहता है कि इन्होंने जो क्राइम कमिट किया था तो उसके हिसाब से पनिशमेंट भी कम होती है। तो ये सब यहाँ पे कितनी बार कितने केसेस ऐसे हुए होंगे कि कितने लोगों ने जो कैपिटलिस्ट क्लास के हैं उन्होंने यही इसका यूज़ किया होगा, साइकेट्रिस्ट का यूज़ किया होगा कि इसने जो क्राइम किया था ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस एंड मैड था, या मतलब ये पागल है, एबनॉर्मल है, ही वॉज ऑन ड्रग्स, और या ये सब चीज़ें। तो साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि हाँ ही इज़ अ मैड पर्सन, तो फिर कोर्ट उसको फिर वैसी सज़ा नहीं देती है। तो रिस्ट्रेंट का ऑर्डर दिया जाता है कि अपने आपके घर पे ही रखा जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा आपको 1 साल तक। इस हिसाब से कोई ऐसी पनिशमेंट दे दी जाती है उस सिचुएशन में। तो ये सब फायदा उठाते हैं इसका। तो मिशेल फुकॉल्ट इसीलिए एक बात बोलते हैं कि नॉलेज का और पावर का कनेक्शन होता है। जहां आपको नॉलेज दिखेगी वहां पर पावर के साथ में उसका कनेक्शन जरूर रहेगा। ये इनफैक्ट एडवर्ड सेड करके एक स्कॉलर है, उनके कामों में भी यही सेम चीज देखी गई। एडवर्ड सेड, इन्होंने भी यही चीज बोली कि नॉलेज पावर का एक कनेक्शन है। इनका एक कॉन्सेप्ट था एडवर्ड सेड का, ओरिएंटलिज्म का। एडवर्ड सेड ने अपने ओरिएंटलिज्म के कनेक्ट कॉन्सेप्ट में ये चीज बोली थी कि नॉलेज पावर का कनेक्शन होता है। अब जैसे कॉलोनियल मास्टर्स थे हमारे, ठीक है, ये जस्टिफाई को इम्पीरियलिज्म, अपने इम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करते थे, कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते थे कुछ थ्योरीज लगा करके। थ्योरीज क्या लगाते थे कि ईस्ट के जो लोग हैं वो बारबरिक हैं, ईस्ट के लोग बच्चों जैसे होते हैं, ईस्ट के लोग फेमिनिन होते हैं, जबकि वेस्ट के लोगों को बोलते थे कि वेस्ट के जो लोग होते हैं वो सिविलाइज्ड होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, वो रैशनल होते हैं, लॉजिक से लगाते हैं डिसीजन पूरा। तो ये थ्योरीज प्रोड्यूस करके वो हमारे ऊपर अपनी डोमिनेंस थोप रहे थे, सुपीरियोरिटी थोप रहे थे सेम। तो नॉलेज पावर कनेक्शन होता है, वाइट मैन बर्डन, बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म, ये सभी उन्हीं थ्योरीज का नतीजा है कि हम देखेंगे कि इंडिया में इंपीरियलिज्म था और लोगों ने मान भी लिया, ये चीज़ थ्योरी लगाई ना क्योंकि, तो लोगों ने बोला। अब अभी भी इंडिया में ऐसा होता है कि कलर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है हमारे पूरे इंडिया में कि गोरा होना है सबको। दे डोंट फाइंड प्राइड इन दिस थिंग कि इट डजेंट मैटर। इनफैक्ट आप लोग बाहर भी जाएंगे तो उन लोगों को वो इतने इतने ज़्यादा वाइट होते हैं कि उनके फ्रेकल्स एंड उनकी स्किन इतनी मतलब बहुत अजीब लगते हैं वो लोग। यू कैन नॉट लाइक डाइजेस्ट इट, इतना वाइट हो जाएगा वो। और इसी वजह से वो लोग फिर टैनिंग भी करवाते हैं। तो वो लोग तो डार्क होने के लिए करते हैं और यहाँ पर लोग गोरा होने के लिए करते हैं कि हम काश उनके जैसे होते। तो इनसिक्योरिटीज तो फिर हर जगह है।
सो दैट्स द थिंग। तो यानी इसीलिए ये थ्योरीज का यूज़ करके इम्पीरियलिस्ट जो थे, कॉलोनियल मास्टर्स थे, इन लोगों ने अपना नॉलेज का यूज़ करके अपनी पावर को डोमिनेट, अपने बेस रखा अपना इंडिया में। तो ये सभी स्कॉलर्स हैं इसमें। ऐसे ही दूसरे भी स्कॉलर्स हैं, आगे हम देखेंगे पावर के बारे में जो बोलते हैं, जैसे कि होमी बाबा हो गए, गायत्री स्पिवाक हो गए, ये सभी हैं। ये ओरिएंटलिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि आप हिस्ट्री को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप जो चाहते हो, जिस आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करना, जो भी आपका डिज़ायर है, वो चीज़ आप फुलफिल कर पाओ। हिस्ट्री को ऐसे यूज़ किया जाता है ओरिएंटलिज्म, ये होता है इसका मतलब। तो वेस्ट ने भी तो यही किया था, जब वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज में आई थी, सेम चीज़ की थी। ऐसे ही इस्लामिक कंट्रीज में भी यही किया है। एडवर्ड सेड का कहना है कि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने अपना डिस्कोर्स इस्लाम पे भी सेम क्रिएट किया हुआ है। तो इसीलिए जो लोग ईस्ट में हैं, जो लोग ईस्ट में हैं, इन लोगों को समझना होगा ये चीज़ खुद से कि क्या हो रहा है इनके साथ में। ईस्ट कंट्रीज में आप देखोगे कि ईस्ट में हिस्ट्री राइट करने का कोई ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं था। वेस्ट में बहुत है, हिस्ट्री अपनी लिख करके वो डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। ईस्ट में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो इनका कहना है कि ओरिएंटलिज्म के चलते ही ये अपना नॉलेज पावर कनेक्शन लगा करके ही ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट और आया आगे जा करके, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। दिस हैज लेड टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के, जो कि अब जो भी एकेडमिक्स में थ्योरीज हैं, उनको डीकॉलोनाइज करना चाहते हैं, कि पूरी जो थ्योरीज हैं वो कॉलोनाइज करने वाली थ्योरीज हैं, वो डोमिनेट करने वाली थ्योरीज हैं। कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की हेजीमनी बनी हुई है, डोमिनेंस बनी हुई है एकेडमिक्स में, उसको दूर करना है। क्योंकि सारी जो थ्योरीज हैं वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई हैं। जितनी थ्योरीज वेस्टर्न कंट्रीज में डॉक्यूमेंटेड हैं, वो सभी उन्होंने अपने यूरोसेंट्रिक वे से लिखी है। यूरोसेंट्रिक मतलब अपनी एथनिसिटी के हिसाब से लिखी है। ठीक है, 7 पोस्टेड लिंक अबव। ओके, आया समझ? राकेश, हिंदी के नोट्स मैंने अभी कुछ, अभी बैच नंबर 7 पे ऐड हो जाओ। यहाँ पे अलग से एक हिंदी मीडियम का भी है, वो हम फिर मैं आपको ऐड कर दूंगी बाद में। ठीक है, तो बाकी का हम बाद में बात करें। होमी भाभा, गायत्री स्पिवाक, एंड ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। उसके बाद हमारा बस यही रह जाएगा, ये रह जाएगा बस, एलिटिस्ट प्लूरलिस्ट। बहुत आसान है ये तो, ये तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। और लेजिटिमेशन क्राइसिस भी एक और बार बता दूंगी। तो आज हम ये फिनिश करने की कोशिश करेंगे। पावर का कॉन्सेप्ट देखो बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पावर में हम पढ़ेंगे वही सेम चीज कनेक्ट होकर के जो स्टेट में पढ़ा, जो पावर में पढ़ा, वो डेमोक्रेसी में आएगा। धीरे धीरे करते हैं, कवर कर ही लेंगे इसको हम। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं खत्म कर रही हूँ क्लास, क्योंकि 6:30 बजे भी है, तो आप लोग रेस्ट कीजिए थोड़ा। So the important ones मैम that will be using in postmodernism। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है मिशेल फुको। ठीक है, दूसरे हैं नीचे, उसके बाद है डेरिडा। ये 3 इम्पोर्टेंट नेम है। लियोटार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड सेड तो चलो ठीक है, लेकिन एक बार को ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली मिशेल फुको, एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। नॉलेज इज डिस्कोर्स, नॉलेज इज पावर, ये सब चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट, याद सभी को रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।